हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है कि इस साल पूरे पूरे चांसेस हैं कि पीजीटी का जो हमारा एग्ज़ाम है ये कंडक्ट किया जाएगा। और इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करवाई थी जिसमें हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पीजीटी के सिलेबस को डिस्कस किया था। सिलेबस को समझने के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप रहता है दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस एग्ज़ाम के अंदर किस लेवल के और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर ये एग्ज़ाम इस बार होगा तो हमारे पास चांसेस आर वेरी हाई कि जो प्रीवियस सिलेबस है उसी को ही फॉलो किया जाएगा। उसमें क्या ही चेंजेस कर सकते हो आप, राइट। उसको थोड़ा रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स तो हमारे वही रहने वाले हैं। तो मतलब जो ये हमारा पिछला पेपर है जो कि 9 जून 2024 में हुआ था, ये हमारे लिए एक रेफरेंस हो सकता है कि भाई कुछ इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे, वहां पे होने को कोई दो चार क्वेश्चन रिपीट हो भी सकते हैं या उस कंसेप्ट के क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। एग्जैक्टली रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं, बट हाँ हम समझ जाएंगे कि भाई इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो जब भी हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली हम उन टॉपिक्स को कवर करें, उतनी डेप्थ में जाकर उन टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ें। तो यहाँ पे हम वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज हमारा फर्स्ट क्लास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो हम फर्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से फर्दर भी आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस आएंगी जिसमें कंप्लीट पेपर को हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो जो हमारे पेपर के अंदर पूछा गया 2024 में। द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर डिस्चार्ज्ड इन द नेम ऑफ विच फंक्शनरी। केंद्र सरकार के जो भी फंक्शंस है वो किसके नाम के अधीन वो करते हैं। तो गौर करना, हमारे पास ना दो आर्टिकल्स हैं। एक तो है आर्टिकल 53 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक है आर्टिकल 77। 53 की अगर हम बात करें तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड बनाता है। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड बनाता है। और आर्टिकल 77 में क्लियरली यही बात लिखी हुई है कि भाई केंद्र सरकार जो भी काम करेगी वो किसके नाम के अधीन करेगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम के अधीन करेगी। तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मतलब केंद्र सरकार से हमारे पास 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि किसके नाम के अधीन केंद्र सरकार अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा ये सवाल है, इट इज फ्रॉम योर गवर्नेंस। गवर्नेंस में अगर तुम देखोगे तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास एक फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के बारे में तो आपके सिलेबस में भी दिया गया, उस दिन हमने डिस्कस भी किया था। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो हमारे पास एस्टेब्लिश किया गया था 2005 के अंदर, ये पूछ रहे हैं कि उसके चेयरपर्सन कौन थे। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो चेयरपर्सन थे दैट वाज एम वीरप्पा मोइली। ही वाज द चेयरपर्सन ऑफ सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ये चीज आपने याद रखनी है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के द्वारा कुछ 15 रिपोर्ट्स जो हैं वो हमारे पास दी गई थी हमारे देश की प्रशासन को बेहतर करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए। और एक चीज आपने और याद रखनी है, ये जो वीरप्पा मोइली है ये 2009 के अंदर इस कमीशन से कर गए थे रिजाइन। ये कर गए थे रिजाइन। और उसके बाद रामचंद्रन जो है उनको बनाया गया था सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का चेयरपर्सन। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आप साथ में याद रख सकते हो, राइट। तो मतलब आपका जो गवर्नेंस वाला पोर्शन है, जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन हमारे सिलेबस में दिया गया है, तो वहां से भी एक बड़ा सिंपल सा और टू द पॉइंट आप बोल सकते हो क्वेश्चन पूछा गया, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है। फिर उसके बाद तीसरा देखो, हु हैज द राइट टू डिसमिस द मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज जिसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 312, जो बात करता है कि अगर कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी हो तो वो क्रिएट करने की पावर किसके पास रहती है, वो रहती है राज्यसभा के पास। और आपको ये भी पता है कि करंटली हमारे पास इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये तीन हमारे पास ऐसी सर्विसेज हैं जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मुलाजिम होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, इनको रिक्रूट कौन करता है? तो इनकी रिक्रूटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है यूनियन गवर्नमेंट।
रिक्रूटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? यूनियन गवर्नमेंट। जो एग्जाम वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं वो कौन कंडक्ट करता है? यूपीएससी कंडक्ट करता है। तो मतलब हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा रिक्रूटेड मुलाजिम है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 311, आर्टिकल 311। ये पता क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर किसी भी स्टेट या यूनियन के सिविल सर्वेंट की हम बात करते हैं, उनके मुलाजमों की बात करते हैं, जिस अथॉरिटी ने उनको रिक्रूट किया है उनसे लोअर अथॉरिटीज उनको निकालने का अधिकार नहीं रखती हैं, ना उनके रैंक को डिग्रेड करने का अधिकार रखती हैं। तो मतलब अगर केंद्र सरकार ने किसी मुलाजिम को रखा है तो उसको निकालने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ किसके पास होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, यूनियन गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। ये चीज आपने याद रखनी है, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी लिखा हुआ है, यूपीएससी भी लिखा हुआ है। अगर तुम प्रिसाइज यहाँ पे आंसर डालोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बजाय हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा होना चाहिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आप बोल सकते हो ना, प्रिसाइज जाना हो। बट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ही आएगा, बिकॉज दैट कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट बोलोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, राइट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? इसमें से कौन सा फंक्शन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट परफॉर्म नहीं करता है? अब देखो, गवर्नेंस के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, रेवेन्यू कलेक्शन का फंक्शन तो ये परफॉर्म करेगा, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर तो वन ऑफ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, डिफेंस ऑफ द कंट्री ये सिविल सर्वेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, इसके लिए हमारे पास डिफेंस सर्विसेज है। सिविल सर्वेंट्स डिफेंस ऑफ द कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म नहीं करेंगे, तो इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये चीज आपने याद रखनी है, राइट। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है, एट विच लेवल हैज गवर्नमेंट प्रपोज्ड लेटरल एंट्री इनटू द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट? देखो, जब हम बात करते हैं लेटरल एंट्री की, इसका मतलब है कि सरकार नॉन पब्लिक ऑफिशियल्स, जैसे मान लो कोई प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा है, उसके पास कोई 30-40 साल का एक्सपीरियंस है किसी प्राइवेट सेक्टर का, आप बोल सकते हो, वैसे लोगों को इनवाइट करते हैं इन द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, और वहां पे उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोजीशन के ऊपर गवर्नमेंट ने रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन निकाली थी, आप बोल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद, कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स और सिटीज ऑफ इंडिया विद फॉरेन स्टेट्स और सिटीज इज नोन एज। अगर हमारे जैसे मान लो कि दिल्ली है, दिल्ली जो हमारी सिटी है, दिल्ली जो हमारा न्यू दिल्ली लगा लो, न्यू दिल्ली वाला जो हमारा एरिया है, खास तौर पे वहां का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, या फिर दिल्ली यूनियन टेरिटरी की जो सरकार है वो टोक्यो की सरकार के साथ कनेक्ट करे, या पंजाब की सरकार मान लो कैलिफोर्निया स्टेट के साथ कनेक्ट करे, है ना, नॉट द नेशनल गवर्नमेंट बट द सिटी गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट कनेक्ट करती है, सो दैट काइंड ऑफ डिप्लोमेसी इज कॉल्ड एज पैरा डिप्लोमेसी। पैरा डिप्लोमेसी का मतलब होता है जब सब नेशनल लेवल पे, जब आप सब नेशनल लेवल पे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स बिल्डअप करते हो, मतलब एक कंट्री की स्टेट्स दूसरी कंट्री की स्टेट्स के साथ बातचीत करती हैं, मीटिंग्स करती हैं, या एक कंट्री की सिटी की जो गवर्नमेंट है, जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, वो दूसरी कंट्री की सिटी की गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं पैरा डिप्लोमेसी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरा डिप्लोमेसी। फिर उसके बाद हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा गया अबाउट द रेसिना डायलॉग। रेसिना डायलॉग की अगर हम बात करते हैं तो गौर करना, हमारे पास एक संस्था है कॉल्ड एज ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। इन लोगों ने 2016 के अंदर ये रेसिना डायलॉग, रेसिना हिल्स पड़ती हैं न्यू दिल्ली के अंदर, उसके नाम पे रेसिना डायलॉग स्टार्ट किया था। ये एक्चुअली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे दुनिया की अलग अलग कंट्री से जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो पहुंचते हैं, और जो जियो पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। जियो पॉलिटिकल मुद्दे हो सकते हैं, जियो इकोनॉमिक मुद्दे हो सकते हैं, उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो वो पूछ रहे हैं कि द रेसिना डायलॉग इज एन आइडिटेशनल कॉन्क्लेव, मतलब यहाँ पे आइडियाज को शेयर किया जाता है,
ऑन स्ट्रेटेजिक एंड फॉरेन पॉलिसी इश्यूज टेकिंग प्लेस एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, कहां पे हो रहा है? जैसे मैंने आपको बताया कि इसका नाम ही रेसिना हिल्स से आता है जो कि न्यू दिल्ली में पड़ती हैं। सो न्यू दिल्ली के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको याद रखो। और ये जो ORF है ये आपके पास है ना, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये एक प्राइवेट रिसर्च फाउंडेशन है जो कि ग्लोबल लेवल पे काम करता है। ये सरकारी नहीं है, ये ग्लोबल लेवल पे काम करने वाला एक प्राइवेट बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ मिलके, ये दोनों मिलके इन द पार्टनरशिप रेसिना डायलॉग को 2016 से कंडक्ट कर रहे हैं। हर साल ये होता है, ये एनुअल मीटिंग है एक तरीके से, राइट? इस चीज को आपने याद रखना है। फिर उसके बाद हमारे पास इंडिया हैज लॉन्च्ड अ सैटेलाइट एम्ड एट फॉस्टरिंग कोऑपरेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो इंडिया के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च की गई है जो कि किस एरिया के बीच कोऑपरेशन बढ़ाने की कोशिश कर रही है? इंडियन ओशन, साउथ ईस्ट एशिया, इंडो चाइना, साउथ एशिया। तो ये देखो, इंडिया हैज लॉन्च्ड सैटेलाइट एम्ड एट फॉस्टरिंग कोऑपरेशन, कौन से एरिया में? तो मतलब किसी रीजनल एरिया में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए आपने किया होगा। तो यहाँ पे आपने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 9 जो है ये लॉन्च की थी, जो कि सार्क कंट्रीज का या सार्क ग्रुप का एक सैटेलाइट था जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसको आपने याद रखना है। और इसको लॉन्च किया गया था 2017 के अंदर, 2017 के अंदर। तो ये कौन से एरिया के ऊपर फोकस कर रहा होगा? ऑब्वियसली साउथ एशिया, बिकॉज सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको 1985 के अंदर बनाया गया था। सो ये G-SAT की बात कर रहे हैं एक्चुअली, राइट? तो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ एशिया। फिर उसके बाद मैरीटाइम सिल्क रूट इनिशिएटिव हैज बीन पायनियर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखो, मैरीटाइम सिल्क रूट की जब हम बात करते हैं तो ये वो रूट है जो कि एंशियंट मिडिवल टाइम से चाइना से यूरोप तक कनेक्टिविटी देता था। मैरीटाइम सिल्क रूट है तो मतलब वाया समुद्र आप कनेक्टिविटी की बात कर रहे हो, वाया ओशन आप बात कर रहे हो। तो हमारे पास वो एक इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि 2013 में लॉन्च किया था चाइना के प्रेसिडेंट ने, जिनका नाम है शी जिनपिंग के द्वारा ये लॉन्च किया गया था 2013 में। तो कहां की कौन सी कंट्री है ये? दिस इज योर चाइना। तो चाइना हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे इस क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीलेटरल बॉडी कंसिस्ट्स द कंट्रीज फ्रॉम बोथ डेवलप्ड वर्ल्ड एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड। सबसे पहले ये देखो, G77 जिसको 1964 के अंदर बनाया गया था, जब जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट करवाया गया, आप बोल सकते हो। तो वहीं पे फॉर्मेशन हुई G77 की, जिसमें ओरिजिनली डेवलपिंग वर्ल्ड की, ओनली डेवलपिंग वर्ल्ड की 77 कंट्रीज थी। आज वो बढ़ के नंबर 134 हो गया और इंडिया इसका मेंबर है G77 का। तो इसमें सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज है। G15 की अगर हम बात करते हैं तो G15 1989 के अंदर बनाया गया था। इसमें कुछ नाम की 15 कंट्रीज थी जिसमें इंडिया भी था, आप बोल सकते हो। तो नाम में तो डेवलपिंग वर्ल्ड की कंट्रीज आएंगी। फिर G8 की अगर हम बात करें तो अर्लियर इट वाज G7 में 1997 के अंदर इनवाइट किया जाता है रशिया को, और G7 बिकेम G8। अब G7 में जो कंट्रीज है वो है यूएस, कनाडा, यूके, फ्रांस, देन यू हैव जर्मनी, इटली, जापान। तो ये सारी की सारी डेवलप्ड वर्ल्ड की ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज हैं। फिर इसमें रशिया को इनवाइट किया गया, जो कि 2014 तक इसका मेंबर भी रहा। 2014 में रशिया ने क्राइमिया के ऊपर अटैक किया था, यूक्रेन का एक टेरिटरी है, छोटा सा ब्लैक सी में पड़ता है क्राइमिया, वहां पे अटैक किया था। तो तब 2014 में रशिया को निकाल के फिर G8 से G7 बन गया था। लेकिन वो G8 में जो कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं? वो कंट्रीज हैं आपकी ओनली डेवलप्ड कंट्रीज। तो बचा क्या तुम्हारे पास? G20, जिसका 2023 में आपको पता है हमारे देश में मतलब प्रेसिडेंसी हमारे पास था, समिट भी उनका हमारे देश में हुआ था G20 का। इसीलिए ये सवाल पूछा गया है। 2024 में हमारा पेपर हुआ है, 2023 में वो समिट हुआ था। G20 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, तुमने इनमें से कोई एक चूज करना है। एससीओ का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, आप बोल सकते हो।
2001 के अंदर आपको पता है ये एससीओ जो है इसकी फॉर्मेशन होती है, जिसमें आज इंडिया भी मेंबर है। 2017 से इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही इसके मेंबर हैं। एनर्जी कोऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म, कल्चरल एक्सचेंज, रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशन। गौर करो, यहाँ पे आपको एक संस्था देखने को मिलेगी शंघाई के विदिन, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा रैट्स, दैट इज रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको ताशकंद के अंदर उज्बेकिस्तान में देखने को मिलेंगे। तो मतलब अगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सिक्योरिटी को इंश्योर करना और ये जो टेररिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, इस तरीके की जो मूवमेंट्स होती हैं उनको कंडेम करना, ये वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन सकता है? काउंटर टेररिज्म आप बोल सकते हो, राइट? क्योंकि एनर्जी कोऑपरेशन, कल्चरल एक्सचेंज, रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशन ये इनके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में नहीं है, लेकिन ये चीज है काउंटर टेररिज्म। फिर उसके बाद मोदी गवर्नमेंट्स पॉलिसी इनिशिएटिव टू टेक एंशिएंट ट्रेड एंड कल्चरल लिंकेजेस as basis for future maritime cooperation in Indian Ocean region is called as। देखो 2014 के अंदर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, जो एंशियंट टाइम पे, मिडिवल टाइम पे इंडियन ओशन में मॉनसून विंड्स के हिसाब से कनेक्टिविटी होती थी और एंशियंट कनेक्टिविटीज थी आप बोल सकते हो ट्रेडर्स की, उसको एक तरीके से फिर से रीजनरेट करने के लिए कुछ 39 कंट्रीज के साथ इंडिया इस इनिशिएटिव के तहत कनेक्ट होना चाहता है कल्चरली खास तौर पे। सो इट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्ट मौसम, 2014 के अंदर आपको देखने को मिला। एक ऐसा और हमारे पास प्रोजेक्ट है 2015 में आया था, लेकिन वो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। दैट इज नॉट फॉर कल्चरल कनेक्टिविटी, दैट इज फॉर द मैरीटाइम कनेक्टिविटी विच इज कॉल्ड एज प्रोजेक्ट सागरमाला। मेन हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट मौसम। अच्छा, उसके बाद आगे देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन ऑर्गन हैज अडॉप्टेड द ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी इन 2006। 2006 के अंदर एक काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी अपनाई गई, किसके द्वारा? सो इट वाज योर जनरल असेंबली जिसने अडॉप्ट किया, और जनरल असेंबली ने यूनाइटेड नेशन का काउंटर टेररिज्म का एक स्पेशल ऑफिस भी क्रिएट किया। कब क्रिएट किया? 2017 के अंदर। ये जो स्ट्रेटजी है इसमें क्या बात की जा रही है? एक तो देखो टेररिज्म को काउंटर करना है, उसके लिए करोगे क्या? तुम इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन को बढ़ाओगे, और इसके अलावा जो स्टेट्स ग्रसित हैं टेररिज्म से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करोगे सो दैट वो उनको काउंटर कर सकें, ठीक है? फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द क्लोजेस्ट कोऑपरेशन विद इंडिया इन द मैटर्स ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी। अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो किसके क्लोजेस्ट रिलेशनशिप इंडिया के साथ है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान में तुम्हें कंपेयर करना है। तुम्हें पता है कि एक कंट्री है जिसके साथ हमारा कोई ऐसा डिस्प्यूट है ही नहीं, तो ऑब्वियसली जो हमारे रिश्ते ज्यादा अच्छे हैं वो किसके साथ हैं? भूटान के साथ है, एज कंपेयर टू नेपाल, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, क्योंकि वहां पे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। फिर इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर नहीं है? अब देखो कुछ संस्था देखो, जैसे फॉर एग्जांपल सार्क, जो कि 1985 के अंदर बनाया गया था, इंडिया वाज अमंग द फाउंडिंग फादर्स। फिर उसके बाद इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये 1997 के अंदर बनाया गया था, राइट? इसमें भी इंडिया मेंबर है, कुछ 23 कंट्रीज मेंबर है। बिम्स्टेक की अगर हम बात करते हैं तो ये भी 1997 के अंदर बनाया गया है, बिम्स्टेक बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत, इसमें भी इंडिया शुरू से मेंबर है। तो मतलब बचा कौन? बचा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये क्या है हमारे पास? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये एक्चुअली आसियान का इनिशिएटिव है, ये आसियान का इनिशिएटिव है, जिसमें आसियान प्लस 6 वो चाहते थे एक एग्रीमेंट साइन किया जाए टू एनहांस देयर फ्री ट्रेड विद दीज 6 कंट्रीज। इन 6 कंट्रीज में एक इंडिया भी था, क्योंकि 2012 से इस चीज के ऊपर बातचीत चल रही थी, बट 2019 के अंदर इंडिया ने इस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया। तो अभी ये हमारे पास है आसियान प्लस 5 का एग्रीमेंट। आसियान की 11 कंट्रीज हैं और 5 कंट्रीज हैं, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये 5 कंट्रीज हैं आप बोल सकते हो। इंडिया अगर होता तो प्लस 6 हो जाता, राइट? इसको भी आपने याद रखना है। तो आंसर हमारा हो जाएगा RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखो, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया डज नॉट हैव वाटर डिस्प्यूट, किसके साथ हमारे वाटर डिस्प्यूट्स है ही नहीं?
पाकिस्तान के साथ तो आपको पता है इंडस वाटर ट्रीटी का डिस्प्यूट चलता है। नेपाल के साथ आपको पता है कई सारी छोटी छोटी गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है उनको लेकर डिस्प्यूट चलता है। बांग्लादेश के साथ आपको पता है तीस्ता को लेकर, गंगा को लेकर डिस्प्यूट चलता है। तो बचा क्या आपके पास? मालदीव, क्योंकि हम कोई कॉमन नदी शेयर ही नहीं करते, हमारा मैरीटाइम बॉर्डर लगता है। हमारा मैरीटाइम बॉर्डर लगता है, कोई नदी है ही नहीं जो इंडिया से मालदीव जाती हो, क्योंकि बीच में समुद्र आ जाता है। तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव्स। फिर उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक वाज अ सब्सिडरी एजेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो देखो 2014 में ब्रिक्स का समिट हुआ था फोर्टेलेजा में। फोर्टेलेजा पड़ता है कहां पे? ब्राजील के अंदर। वहां पे फाइनल डिसीजन लिया गया था, फोर्टेलेजा डिक्लेरेशन आया था जिसके तहत बोला गया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाएगा ब्रिक्स। इसको बनाया कब गया? तो इसको 2015 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया और इसके हेडक्वार्टर्स अगर तुम देखोगे तो आपको चाइना की सिटी है शंघाई, शंघाई में देखने को मिलेंगे। सो ये किसका बैंक है? सो इट इज द बैंक ऑफ ब्रिक्स, राइट? ये चीज आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद हमारे पास सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिनी सार्क। किसको मिनी सार्क बोला जाता है? देखो मिनी सार्क उसको बोला जाएगा जिसको सार्क के ऑल्टरनेटिव के तौर पे यूज किया जा सकता हो। तो सार्क के अंदर साउथ एशियन कंट्रीज हैं। तो इसके अलावा और कौन सी संस्था है? देखो शंघाई में तो साउथ एशियन कंट्रीज में से ज्यादातर कंट्रीज नहीं मिलेंगी आपको, इंडिया और पाकिस्तानी देखने को मिलेंगे। गल्फ कोऑपरेशन में तो कोई भी साउथ एशियन कंट्री नहीं है। ब्रिक्स के अंदर इंडिया ही है सिर्फ साउथ एशियन कंट्री। लेकिन अगर तुम बिम्स्टेक देखोगे तो बिम्स्टेक में टोटल 7 कंट्रीज हैं, उसमें से 5 कंट्रीज साउथ एशिया की है। इंडिया है ना, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है एंड श्रीलंका है। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिम्स्टेक। इसको बोला जाता है मिनी सार्क। सार्क की अगर हम बात करें तो इसका लास्ट जो समिट हुआ था वो 2014 में हुआ था काठमांडू के अंदर, और काठमांडू ही इसके हेडक्वार्टर्स हैं, है ना। सार्क बना कब था? 1985 के अंदर इसको बनाया गया था। बिम्स्टेक की अगर हम बात करें तो ये 1997 के अंदर बना है, राइट। बिम्स्टेक बना था बैंकॉक डिक्लेरेशन से, सार्क बना था ढाका डिक्लेरेशन से। ये चीज आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद रीजनलिज्म बिकेम हॉलमार्क इन द इंटरनेशनल रिलेशंस ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड, या फिर 21st सेंचुरी। वो बोलते हैं रीजनलिज्म की प्रॉब्लम कब से आपको देखने को मिली? तो ये देखने को मिली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद आपको पता है बहुत डिस्ट्रक्शन हुई थी, तो कंट्रीज अपनी अपनी रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रही थी, वो अपने रीजनल इंटरेस्ट के ऊपर फोकस कर रही थी। फिर एक ये भी है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बहुत सारी रीजनल संस्थाएं बनी हैं, चाहे वो यूरोपियन कम्युनिटी हो जो कि बाद में यूरोपियन यूनियन भी बना, चाहे वो सार्क हो, आसियान हो, आप बोल सकते हो, है ना। ये इस तरीके की संस्थाएं सारी उसके बाद बनी है। तो रीजनलिज्म को जो पुश मिला है वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड देखने को मिला है, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है इनिशिएटिव फॉर क्रिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल फॉर्मेशन वाज टेकन बाय इंडिया टू स्टेबलाइज एनर्जी सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी को स्टेबलाइज करने के लिए इंडिया ने कौन सा इनिशिएटिव लिया है? तो आपको पता है कि हमारे द्वारा बनाया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि 2015 में बनाया गया था, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको कहां पे देखने को मिलेंगे? आपको देखने को मिलेंगे गुरुग्राम के अंदर। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक इन्वेस्टमेंट गेन करना बाय 2030 फॉर द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट ये अट्रैक्ट करना चाहते हैं बाय 2030, इनका जो मेन गोल रहता है। तो यहाँ से सोलर एनर्जी जो है वो एनहांस होगी, तो दुनिया को एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी मिलेगा। सो दिस इज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के तो हम मेंबर ही नहीं है, जो 1974 में बनाया था वो तो ग्लोबल नॉर्थ ने बनाया था, आप बोल सकते हो। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी तो हमने साइन ही नहीं की है, हमने तो इसको साइन ही नहीं किया 67 में जो ट्रीटी आई थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री ओपेक की अगर हम बात करते हैं, इसमें भी हम मेंबर नहीं है। तो हमने फिर क्या बनाया है? हम तो सिर्फ इसी के मेंबर हैं, और किसी में तो हम है ही नहीं, हम सिर्फ इसी में है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, राइट। तो ये हो गए हमारे आज के फर्स्ट 20 क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर। अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। इसी तरीके से इन क्लासेस को आपने अटेंड करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ, जो भी आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ इसको शेयर करना है, ठीक है।
कोई भी डाउट होगा किसी आंसर को लेकर, यू कैन मेंशन इट आउट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर दैट, राइट? सो थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस, और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।